Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. So आज के सेशन में गाइस हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसा गवर्नेंस था और कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी दिल्ली सल्तनत के समय में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो एक बहुत लंबे समय तक चला और ये वो एक सल्तनत थी जिसने कि कई सालों तक भारत पर राज किया। तो इनका जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा, जो भी इनके रोल्स रहे, जो भी इनके काम रहे, वो सब हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइस, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ऑलवेज यूज टॉप 10 रेफरल कोड वाइल टेकिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो चलिए बात करते हैं सुल्तानों की। देखिए, जो सुल्तान होते थे वो सबसे सुप्रीम पोजीशन पे होते थे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये अगर आप कभी मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम्स में देखेंगे या मास्टर्स के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये बात पूछी जाती है किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे मतलब लोगों का शासन था। तो जो सुल्तान थे उनकी बड़ी सुप्रीम पोजीशन हुआ करती थी एंड ही यूज्ड टू हैव अ वेरी गुड पोजीशन। तो जो सुल्तान का ऑफिस होता था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सल्तनत पीरियड में वो ऐसा होता था कि वो सबसे ऊपर है और वो सबसे ज़रूरी है। तो सुल्तान जो है सबसे ऊपर होते थे और वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होते थे। मतलब आप पॉलिटिकल बोल लो या मिलिट्री बोल दो या लीगल अथॉरिटी बोल दो, हर एक चीज़ सुल्तान के हाथों में ही होती थी। वो अल्टीमेट लीडर होते थे, वही डिसाइड करते थे कि क्या करना है, कैसे होना है। तो सारी पावर्स उनके हाथ में होती थी और वो किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। देखिए, सबसे पहली बात तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि राजा का पहला काम तो यही होता है। फर्स्ट उसका यही होता है कि वो सबके अपनी प्रजा की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से चले और उसमें कमांडर इन चीफ होते थे जो कि मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर होते थे और उनको काम करना होता था राजा के लिए। तो इस तरीके से पहला तो ये हो गया। तीसरी चीज़ है कि लॉ एंड जस्टिस का मेंटेनेंस, कि अगर आपके इलाके में, आपके देश में, आपके यहाँ साम्राज्य में अगर लोगों को लॉ और जस्टिस नहीं मिल रहा है, अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, प्रॉपर ऑर्डर नहीं है अगर, तो लोग अच्छा नहीं फील करेंगे, सेफ नहीं फील करेंगे। उनको लगेगा कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद चौथी चीज होती थी जजेस के अपॉइंटमेंट। जैसे कि होता है ना कि अलग अलग जजेस को अपॉइंट करना है, इसका ये काम होगा, इसकी ये कोर्ट ऑफ अपील होगी। तो एज अ कोर्ट ऑफ अपील इनको जो है फ्रॉम द जजेस ये एक्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि राजा कितनी बड़ी अथॉरिटी है। आज भी हमारे जो मतलब अगर आप देखें, आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं या हमारे लीडर्स होते हैं, उनमें भी किसी को भी ऐसी अकेली पूरी सोल अथॉरिटी नहीं दी जाती कि सारी की सारी पावर उसमें वेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं होता है। पर पहले आप देख सकते हैं कि सुल्तान को कितना ज़्यादा डिवाइन माना जाता था और सुल्तान की पोजीशन कितनी अलग होती थी। इसमें अगर हम बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उसमें वजीर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। वजीर कौन है? ये वो की फिगर है एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक तरह से सुल्तान के बिहाफ में हर एक काम कर रहे हैं। और एक सेपरेट ऑडिटर जनरल भी होते थे जिनका काम होता था खर्चे को मैनेज करना, कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना खर्चा करना है, कैसे बचाना है। तो वो एक तरीके से क्या है, अकाउंटेंट जनरल हैं जिनका काम है सारी की सारी इनकम पे नजर रखना और वजीर के अंतर्गत ये काम करते थे। तो सबसे पहले तो वजीर हो गए, सबसे इम्पोर्टेंट थे। ये सारा काम जो भी होता है ना मतलब सुल्तान के बिहाफ में, ये वजीर ही संभालते थे। और वजीर के अंदर काम करने के लिए जो है एक सेपरेट ऑडिटर जनरल हुआ करते थे। फिर दीवानियर्स, ये क्या है? ये है मिलिट्री डिपार्टमेंट। देखिए, अगर आपको याद हो तो बलबन वाज द फर्स्ट रूलर टू स्टार्ट अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो बलबन ने ये चीज शुरू की थी। तो ये जो दीवानियर्स है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते थे स्टेट के वजीर के बाद, अगर उसको देखा जाए तो उसमें आते थे अरीज़े ममलिक। ये क्या है? ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आर्मी को देखता था। जैसे आर्मी के अंदर किसकी भर्ती करनी है, उसको क्या देना है, कैसे उनको पेमेंट देनी है, क्या सैलरी देनी है। तो सोल्जर्स का पूरा लेखा जोखा रखना, सोल्जर्स का पूरा ध्यान देना
उसके लिए ये अरीज़ ममलिक होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया गया था, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, एक मैनेजमेंट था, इसीलिए ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रहा था, वरना वो नहीं होता। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, अदरवाइज क्या होता है कि बाकी चीजें भी डेवलप नहीं हो पाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इनके पास सबसे ज्यादा बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी हैड द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ब्रांडिंग सिस्टम को। ब्रांडिंग सिस्टम मतलब कि दाग सिस्टम। ठीक है, दाग सिस्टम में क्या होता है, जो हॉर्सेस होते हैं ना, जो घोड़े होते हैं, उनके ऊपर जो है एक तरह से मार्क लगाया जाता है, और उससे क्या होता है ना कि घोड़े की कोई इलीगल सेल नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी के जो रॉयल हॉर्सेस हैं वो सिपाही लोग क्या करेंगे, उसको इलीगली बेच देंगे और उसकी जगह पे बुरी नस्ल के घोड़े, कमजोर नस्ल के जो घोड़े हैं उसको रख देंगे। तो ऐसे में क्या होता था कि ये सब जो होता है ना, मतलब ये सब जो पूरा घोटाला होता है, इससे आर्मी ही वीक हो जाती है। इंटरनली आर्मी के लिए वो अच्छा नहीं है। ठीक है, इंटरनली वो सही नहीं है। तो लोग कई बार अपने सेल्फिश रीजन से ऐसा काम कर सकते थे, लेकिन उनको ये मौका ही नहीं मिलेगा, बिकॉज अब घोड़ों के ऊपर एक दाग सिस्टम के अनुसार एक तरीके से ब्रांडिंग कर दी गई है। तो अगर कहीं पे भी ऐसा कोई घोड़ा पाया जाएगा जो कि आर्मी से नहीं रिलेटेड है, कहीं पे भी ऐसा वो दिखा, तो पता चल जाएगा कि भाई ये आर्मी का घोड़ा है, बेचा हुआ घोड़ा है। तो ये चीज होती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि सोल्जर्स कभी भी पुअर क्वालिटी के जो है घोड़े नहीं ला पाएंगे, और अपने जो उनको मिलेगा, जैसा मिलेगा उनको वही संभाल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता था। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते थे ऑफ स्टेट, जैसे कि दीवाने रिजालत। ये क्या होता था, ये रिलीजियस मैटर्स से डील करता था। तो अगर हम बात करें दीवाने रिजालत की, तो इसके अंदर क्या होता था ना कि बहुत सारे मतलब स्कॉलर्स होते थे, लोग होते थे रिलीजियस मैटर में जो डील करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई धर्म गुरु हैं, कोई बाबा हैं, कोई संत हैं, तो इन लोगों के क्या क्या काम है, इनके पास किस किस प्रकार के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये उनसे डील करता था कि अगर भाई किसी को दान दक्षिणा देनी है, किसी को पैट्रोनेज देना है, या किसी के साथ कोई काम करना है, तो वो कैसे होगा। इसके बाद होता था चीफ सद्र। चीफ सद्र कौन होते थे ना, ये इन सारे रिलीजियस मैटर्स के ऊपर डील करने के लिए सबके हेड होते थे। सो चीफ सद्र दीवाने रिजालत के ऊपर प्रिसाइड करते थे, और वो एक जनरली एक लीडिंग काजी होते थे। काजी का मतलब वही होता है जैसे कि हिंदुओं में पंडित होते हैं, वैसे मुस्लिमों में काजी होते हैं, जो कि सारे रिलीजियस चीज़ों के जानकार होते हैं। उनको पता होता है कि क्या इस्लामिक है, क्या अन इस्लामिक है, क्या ठीक है, क्या गलत है, उस हिसाब से वो चीज़ों को देखते हैं। तो उनके सुपरविजन में सारा काम जो रिलीजियस मैटर्स का है वो आगे बढ़ता रहता है और चलता रहता है। जो चीफ काजी होते थे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी होते थे, और ये चीज़ दर्शाती है कि कितना ज़्यादा रिलीजियसली चीज़ों को देखा जाता था। एक रिलीजियस एंगल आपको देखने को मिलेगा ही। कुछ ऐसे रूलर्स हैं कि जो कि बिल्कुल ही सेकुलर हैं, जिनका रिलीजन में वो मिक्सचर नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि हर चीज़ को एक रिलीजियस एंगल से देखते हैं और रिलीजियसली ही उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जो चीफ काजी होते थे वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस होते थे, और इनका काम होता था कि भाई अगर किसी को न्याय दिया जा रहा है तो वो इस्लामिक रूप से भी रहे, मतलब इस्लाम का कोई ऐसा ना हो कि उसके अगेंस्ट जा करके आप कुछ कर रहे हो। और इन्होंने जो सिविल लॉज होते थे ना, सिविल लॉज जो भी होंगे वो इसी चीज के ऊपर बेस करके किए हुए थे। जो मुस्लिम लॉ होता है, शरिया लॉ, उसके ऊपर तो सारे जो भी सिविल लॉ होते थे वो शरिया लॉ को फॉलो करते हुए बनाए गए थे, यानी कि मुस्लिम लॉ को फॉलो करते हुए बनाए गए थे। जो हिंदू हुआ करते थे वो गवर्न थे बाय देयर ओन पर्सनल लॉज। और ये जो है इसमें अगर आप देखें तो पंचायत थे इन दी विलेज, एंड लीडर्स होते थे वेरियस कास्ट के, सिटीज के। ठीक है, और इसके बाद क्रिमिनल लॉ जो होता था वो बेस्ड होता था ऑन रेगुलेशंस फ्रेम्ड फॉर पर्पस बाय द रूलर्स। ठीक है, तो बहुत सारे रूलर्स होते थे, और
उनके अकॉर्डिंगली क्रिमिनल लॉज को बनाया जाता था। कई बार लोकल लेवल पे भी कुछ लॉज होते थे, जैसे गांव में मैंने आपको बताया कि विलेज में पंचायत में अपना खुद का पर्सनल लॉ है। जो लीडर्स हैं अलग अलग कास्ट के, सिटीज के, वो अपना खुद का लॉ बना सकते हैं और अपनी जगह पर वो अपना एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से कर सकते थे। तो ओवरऑल देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही, बट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो क्योंकि भाई इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट और डाइवर्स है, तो आप एक ही तरीके से सबको एक नज़र में एक ही लॉ में नहीं रख सकते हो। आपके यहाँ पे जब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की स्थिति है, तो सबके लिए थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने और पड़ते ही थे। तो वेरिएशंस वो आपको देखने ही पड़ेंगे। तो दूसरा आप देख लीजिए, एक और डिपार्टमेंट था दीवाने इंशा। ये क्या होता था? ये स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट होता था। तो जो भी ऐसे मैटर होते थे जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन के मैटर आप कह सकते हो, या ऐसी चीजें जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और फॉर्मल बातें होती हैं, जो कि राजा के बीच में और स्टेट सोवरेंस के बीच में होती हैं, अलग अलग राज्य के जो प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नर्स होते हैं, इक्तादार होते हैं, उनके बीच का जो एक मैटर है, रिलेशन है, वो सारी बातों को डील करने के लिए, उन सारी चीजों को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए दीवानी इंशा हुआ करता था। इसके बाद आते थे बरीद्स। बरीद कौन होते थे? ये इंटेलिजेंस एजेंट होते थे। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, या व्हाट डू यू मीन बाय बरीद, व्हाट डू यू मीन बाय दीवानेयर्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होते हैं कि प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी, तो आपको इसका पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए। तो बरीद जो है ये इंटेलिजेंस एजेंट होते थे। तो इनका काम क्या होता था? ये रूलर्स को ना इन्फॉर्म्ड रखते थे कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, और ये एक तरह से आप कह सकते हो जासूस होते थे, खबरी होते थे, ये हर जगह जो है खबर लाते थे। फिर आते थे वकीलेदार। वकीलेदार कौन है? फिरोज तुगलक जो है, इन्होंने ना एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बनाया था। तो इनका क्या होता था ना कि इनका खुद के बहुत सारे रॉयल हाउस होल्ड में काम होता था, रॉयल कारखाना होता था। तो ये वर्कशॉप है, ठीक है। तो इनके जो रॉयल वर्कशॉप होता था ना, उसमें बहुत सारे लोगों को, ये स्लेव्स को एम्प्लॉय करके रखते थे, और उनका काम ये होता था कि भाई जो भी राजा को चाहिए या राजा के मन के अनुसार जो भी बनाना है वो सब ये लोग बनाते थे। तो ये सब जो स्लेव्स होते थे जिस वर्कशॉप में ये काम करते थे, उनके ऑफिसर जो होते थे ना, जो इंचार्ज ऑफिसर होते थे, उनका नाम होता था वकीलेदार। तो वकीलेदार जो है ना, ये सारी एक्टिविटीज को पूरा करवाते थे कि भाई हर एक स्लेव ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो एक दास है वो ठीक से अपना काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक डिपार्टमेंट ही था जो स्लेव्स के लिए था और स्लेव्स से काम करवाने के लिए था। कि देखो, सर्वेंट्स को रखना और काम देने से आपकी हेडेक खत्म नहीं हो जाती। सर्वेंट्स को रखना और उनको काम करवाना भी एक हेडेक है, उनसे पूरी तरीके से काम करवाना भी एक बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। देखो, अगर आपने कोई काम खुद से करना है तो आप उसको कर सकते हो खुद से, अपने हिसाब से जैसे मर्जी मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपको वो काम करवाना है किसी से, तो अब क्या है कि आपको एक एक इंस्ट्रक्शंस देनी है सही तरीके से। अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं तो सामने वाला सर्वेंट काम नहीं करेगा। जो स्लेव्स हैं उनको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि वो क्या है, उनको तो जितना बताया जाएगा वो उतना करेंगे। तो उनके बीच में प्रॉपर तरीके से काम को बांटना और उनसे वो काम करवाना, उसके लिए एक अलग ये बंदा था जिसका नाम था वकीलेदार। फिर आ गए फिरोज। फिरोज जो है, ये इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क्स के लिए जो है सेटअप किया, और इससे जो है बहुत सारे कैनाल्स बनाए गए, कई सारे जो हैं इनकी पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई। तो बहुत सारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स थे, कैनाल्स थे, और मतलब इरिगेशन के ऊपर तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था ही। एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ये लोग अलग ही तरीके से ध्यान रखते थे। तो ये तो हमने देखा ही था कि हमेशा से एग्रीकल्चरल सेक्टर पे इनका ध्यान था। तो वो सब ये फिरोज जो है करवाते थे। तो इसका भी एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जब तुर्क ने कंकर किया था हमारी कंट्री को, तो इन्होंने ना कई सारे इक्ताज में पूरे देश को बांटा, और हर एक इक्ता पे एक इक्तादार होता था जो कि वहां पर उसको ध्यान रखता था। और ये सारे जो ऑफिसेस होते थे, उनके ऑफिसेस को हम क्या बोलते थे, मुफ्ती या वाली। तो इनका काम यही होता था कि अपने इलाके में लोकल लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, टैक्सेस को कलेक्ट करें, और गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू ला करके देते रहें। तो वो एक प्रॉपर मेंटेनेंस करने के लिए इन लोगों को रखा जाता था। इसके नीचे कौन होते थे? शिख्स होते थे। प्रोविंसेस के
नीचे शिक्स होते थे। तो सबसे ऊपर होगा इक्ता, फिर आ गए आपके शिक्स। ये क्या है, ये छोटे लेवल का ब्लॉक है, ठीक है। मतलब कि जिसके अंदर आप देख सकते हो, या ब्लॉक नहीं, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर आ जाते थे। फिर आता था आपका प्रांगण, इसके नीचे होता था प्रांगण। तो प्रांगण क्या है, प्रांगण एक ऐसी चीज है जिसको हेड करते थे अमिल। तो प्रांगण जो है एक बहुत छोटा सा होता है ना, एक नगर होता है, एक इलाका होता है जिसमें थोड़े बहुत गाँवों के ग्रुप होते हैं, इसको प्रांगण कहते थे। तो विलेजर्स जो है ना, ये अपने आप को ग्रुप करते थे 84 में, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन होता था, जो विलेज का हेडमैन होता था, उसको हम खुद कहते थे, यानी कि लैंड ओनर, या इसको कई बार मुकद्दम या हेडमैन भी कहते थे, जो कि गांव का मुखिया होता था, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अभी हमने काफी हद तक काफी चीजों को कवर किया है। टॉप 10 का कोड याद रखिएगा गाइज, अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और इसके रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है तो आप टेलीग्राम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT आरती मिश्रा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे से अगर आपको कोई डाउट्स पूछने हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही आपको बताऊंगी गाइस कि अगले लेसन में हम इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेसन में रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।